आज के सेशन में हम लोग चैप्टर 3 से चालू करेंगे, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज के। मैं फिर से एक बार मॉड्यूल का नाम रिपीट कर रही हूँ, स्टडी मटेरियल का नाम रिपीट कर रही हूँ, सब्जेक्ट का ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? कुछ स्टूडेंट्स ने जो पहले की क्लासेस अटेंड करी हैं उनको पता होगा। ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब होता है कहाँ से लॉ का जन्म हुआ। जो लॉ आज हम देख रहे हैं वो लॉ किस रूप में हमारे सामने आज ऐसा ही क्यों आया, और कोई वे क्यों नहीं था, और भी तरीके से लॉ बन सकता था। हमारे इंडिया में इस प्रकार का ही लॉ क्यों है, यूएस में, यूके में या और भी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो लॉ फॉलो किया जाता है वो लॉज उन कंट्रीज में ऐसे ही क्यों फॉलो किए जाते हैं। लॉ के जन्म लेने के, या ऐसा कह लो लॉ के ओरिजिन के अलग अलग सोर्सेज रहे हैं। कुछ सोर्सेज ऐसे रहे हैं जो रिलीजियस बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ कस्टम से आते हैं, कुछ हमारे ट्रेडिशन से आते हैं, कुछ हमारी मान्यताओं से आते हैं। देयर आर वेरियस वेज जिसके थ्रू लॉज आज जो हम देखते हैं वैसे बन के आए हैं। मैम आप जो कह रही हैं उसका एक एग्जाम्पल भी दे दो। जैसे किसने ये नियम बनाया है कि दिवाली के दिन दिए लगाने हैं? बताओ तो जरा मुझे। ये कहीं पे लीगली क्या आपको बाउंड किया जाता है? क्या लीगली आपको कहीं भी बाउंड किया जाता है? ऐसा है तो बताओ तो क्यों लगाते हो आप लोग दिए? क्यों आप इसको इतना जरूरी समझते हो कि दिए नहीं लगाए तो पाप पड़ जाएगा? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये पेंसिल है और ये गिर गई, हमारा रिएक्शन क्या होता है? सॉरी भगवान जी, सॉरी भगवान जी, और तुरंत हम ऐसे ऐसे करने लगते हैं। क्यों करते हैं? पैसा गिर जाए, कुछ गिर जाए तो हम तुरंत माफी मांगने लगते हैं। बाकी चीजें गिरती हैं तो कोई बात नहीं, पर विद्या या विद्या से रिलेटेड कोई चीजें, नॉलेज एंड नॉलेज रिलेटेड स्टफ्स अगर कोई गिर गए तो बेटा हमें टेंशन आ जाता है। कहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे करने से पाप पड़ता है और ऐसे करने से नहीं पड़ता है? ये एक कस्टम है। कस्टमरी प्रैक्टिसेस के कारण कुछ चीजें एग्जैक्टली रिलीजियस ट्रेडिशंस, हर्षिरा ने ठीक आंसर किया कि ये रिलीजियस ट्रेडिशंस बन गए हैं। मम्मी लोग इसमें एक कदम और आगे बोलते हैं, इस दिन बाल नहीं काटना, इस दिन नाखून नहीं काटना, इस दिन दाढ़ी नहीं काटनी है, इस आज पर्टिकुलर दिन पे कोई एक काम करना है या नहीं करना है। कॉज इट हैज बीन पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एग्जैक्टली अर्पण, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन से हमारे ऊपर लागू करी गई और अब हमने इनको क्या मान लिया है कि ये लॉ है। ठीक है खुशहाली, यू आर लेट, तुमने थोड़ा सा शुरुआत का मिस किया है। जितने भी बच्चे चैट में हैं उनमें से किसी भी स्टूडेंट से आप एक बार आज बाद में पूछ लेना। पर अभी तक हम कहाँ पहुंचे कि लॉ आज जो हम देखते हैं वो कहाँ से आया है। ये जो बताने वाला एक फील्ड ऑफ नॉलेज है उसे हम कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, फिर इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब क्या? What is meant by interpretation? उसके पहले थोड़ा जनरल लॉज पे डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हमको बाद में वापस से इस चैप्टर पे ही लैंड होना है। जनरल लॉज मतलब क्या होता है अभी के लिए एज ऑफ नाउ। एक तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, आप सब लोगों में से हो सकता है कुछ ऑलरेडी इस चीज को पढ़ के आए हुए स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो सीए कर रहे होंगे, कुछ सीएमए कर रहे होंगे, कुछ एलएलबी कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। एक बारी के लिए सिर्फ ये सोचना है कि अभी एज ऑफ नाउ यू आर स्टैंडिंग एट जीरो और हम एक नई बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, नई तरीके से अपने नॉलेज को बना रहे हैं। ठीक है, जनरल लॉज का मतलब समझते हैं। जनरल लॉज मतलब क्या? एक बात हमेशा याद रखना, लॉ पढ़ते टाइम पे जो शब्दों का प्रयोग हुआ है, द वर्ड्स विच हैव बीन यूज्ड एज द हेडिंग एक्चुअली कन्वेज द मीनिंग। क्या कहा मैंने? The words which have been used as heading actually conveys the meaning. Most of the time law में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है हेडिंग के लिए, वहीं पे उसका मीनिंग छुपा होता है। जैसे जनरल लॉज, जनरल लॉज का मतलब क्या होगा? The laws which are generally applicable, the laws which are generally applicable.
मैम जनरली एप्लीकेबल मतलब ये क्या आप कह रही हैं? जनरली एप्लीकेबल मतलब मैं कहूं लिमिटेशन एक्ट, एक एक्ट होता है, बाद में इस पे डिस्कशन करेंगे। लिमिटेशन एक्ट सभी लोगों पे एप्लीकेबल होता है जो ऐसे किसी रीजन से उस एक्ट के अंदर कवर हो गए हैं, या आप ऐसा कह लो कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर एक्शन या एक्टिविटी करी तो आप पे लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। या आप कह लो सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आपने अगर किसी को चक्कू मारा, आपने किसी के साथ कोई छीना झपटी करी, तो भाई आप पे सीआरपीसी एप्लीकेबल हो जाता है। आपने किसी को सीढ़ी से धक्का देने की कोशिश करी विद द इंटेंशन कि वो मर जाए, पर वो नहीं मरा, पर अटेम्प्ट तो था, आप पे सीआरपीसी लगेगा। वो चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अगर मैं ये कहूं कि यही एक्शन, सीढ़ी से धक्का देने वाला, किसी मेरी को फैकल्टी ने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश करी आउट ऑफ जेलसी, तो वो जो एक्स पर्सन है, क्या वो पिनलाइज किया जाएगा? यस मैम। होगा कि नहीं होगा? मान लो एक्स पर्सन है कोई जो मुझे धक्का देके मारने की कोशिश कर रहा है कि सीढ़ी से मैं इसको धक्का दे दूं या मर जाए, तो क्या वो पिनलाइज किया जाएगा? यस। मैं एक बात कहती हूं कि मान लीजिए नगर निगम का कोई हेड है, अगर वो भी सेम काम करने की कोशिश करता है किसी को मारने की, क्या वो पिनलाइज किया जाएगा? यस, व्हाई नॉट। ये है जनरल एप्लीकेबिलिटी ऑफ एनी लॉ। स्टैम्प पेपर आप खरीदो, मैं खरीदूं, सबको लगनी है स्टैम्प ड्यूटी। आप किसी डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराते हो, आपको भी स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी, मुझे भी करनी पड़ेगी। हर वो लॉ जो जनरली एप्लीकेबल हो रहा है। पर कंपनीज एक्ट सब पे एप्लीकेबल होता है क्या? होता है ना, सब पे एप्लीकेबल कंपनी लॉ। आप पे भी, मुझ पे भी, मिधाज सर पे भी, साहिल सर पे भी, सब लोगों पे एप्लीकेबल हो रहा है ना कंपनी लॉ। तो ऐसा है कि कंपनी लॉ सब पे एप्लीकेबल है? क्यों क्यों क्यों? अब ऐसा क्यों बोला ये सब पे एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि ये कोई जनरल लॉ नहीं है। अगर कोई कंपनी बनाता है तो ही, सिर्फ तभी कंपनी लॉ उस पे एप्लीकेबल होगा, वरना नहीं होगा। तो क्या वो जनरल लॉ है? नहीं है। अब फर्क समझ में आया? मैं कहूं पार्टनरशिप एक्ट सब पे एप्लीकेबल है? नहीं है। मैं कहूं एलएलपी एक्ट सब पे एप्लीकेबल है? नहीं है मैम। क्यों? क्योंकि वो जनरल लॉज नहीं है, वो कोई प्रोसीजर बताते हैं कि अगर ऐसा करना होगा तो ये करना है। भाई कंपनी बनानी है तो ये स्टेप्स करने पड़ेंगे तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद मिनट्स बनाने पड़ेंगे, एजीएम करानी पड़ेगी, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो व्हाट आर जनरल लॉज? जनरल लॉज आर दोज लॉज विच आर जनरली एप्लीकेबल टू एनी पर्सन हु इज प्रेजेंट इन दिस टेरिटरी और ज्योग्राफिकल बाउंड्री इंडिया। समझ में आया? इतना तक क्लियर हो गया सबको? हम और इस पे हम इन डेप्थ जाएंगे, ये सिर्फ ओवरव्यू है। ठीक है, इतना तक क्लियर है सबको? अब पढ़ते हैं इंटरप्रिटेशन, जो कि आज जो इस टॉपिक से हम चालू करने वाले हैं। अब इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है, चलो एक एग्जांपल से चालू करते हैं। मान लो मैं किसी ऐसी शॉप में गई, बहुत ध्यान से सुनना है इस एग्जांपल को। मैं किसी ऐसी शॉप या दुकान में गई जहां पैकिंग मटेरियल मिलता है। क्या मिलता है? पैकिंग मटेरियल। ठीक है, पैकिंग मटेरियल मतलब जो मिठाई के डब्बे और जहां पे सुतली, धागा, सुई, सूजा, ये सब चीजें जहां मिलती है ना, जो किसी चीज को पैक करने के लिए काम में आती है, वो मिलता है। और अगर मैं वहां जाके खड़े होके किसी को ये बोलूं कि भैया एक पैकेट रबर देना, एक पैकेट रबर देना, तो वो मुझे क्या निकाल के देगा? बताओ क्या करेगा वो? मैंने किसी को पूछा कि भैया पैकिंग मटेरियल की दुकान में जाके मैंने बोला भैया एक पैकेट रबर देना। आयुष इज सेइंग रबर बैंड, अरुणिमा इज सेइंग रबर बैंड्स। ठीक है, यही बोलेगा। सब इस आंसर से अग्री करते हैं कि रबर बैंड दे देगा, वो जो रबर बैंड आता है वो मुझे निकाल के दे देगा। ठीक है, अब चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं जाके किसी स्टेशनरी शॉप में रबर मांगती हूं, तो बताओ वो क्या देगा?
मैं किसी स्टेशनरी शॉप में गई, एग्जैक्टली हर्षिला, अरुणिमा, योर आंसर इज, सपना इज इवन आंसरिंग इरेजर। अब क्या फर्क हुआ बताओ तो जरा, ऐसा क्या हो गया कि अब वो इरेजर दे रहा है, मैं तो वही हूं, क्योंकि मैं किसी स्टेशनरी शॉप में गई, वहां पे रबर का मतलब या रबर का इंटरप्रिटेशन इज इरेजर, नॉट रबर बैंड। अब समझ में आया इंटरप्रिटेशन का खेल क्या होता है। ये टाइप ऑफ शॉप पे डिपेंड करता है। आयुष इज सेइंग दैट इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ शॉप विच वी आर रिफरिंग टू। उसी प्रकार लॉ के अनुसार किस लॉ में किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, द टाइप ऑफ वर्ड विच इज यूज्ड इन एनी पर्टिकुलर एक्ट डिटरमाइंस द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट वर्ड। अब समझ में आया कि ये क्यों जरूरी है, ये चैप्टर हमारे लिए कितना जरूरी है। जब तक ये नहीं समझेगा तब तक लॉ का बेस कैसे समझेगा कि लॉ में रीडिंग बिटवीन द लाइंस में करना क्या है। ये है फर्क। इवन अगर मैं किसी मिठाई शॉप में जाऊं और मैं उसको रबर मांगू तो वो काउंटर पे नहीं रबर बैंड रखते हैं वो लोग, जिसमें वो लोग रसगुल्ले बांध देंगे या कोई भी स्वीट्स बांध देते हैं, डब्बों को आजू बाजू रबर लगा देते हैं। समझ में आया। एक और एग्जाम्पल देखो, अब तुम देखो अपने आजू बाजू के एरिया में, सराउंडिंग्स में ऐसे तुम्हें कई एग्जाम्पल मिलते होंगे। जैसे अगर मैं किसी होटल में जाऊं और मैं उससे टिश्यू पेपर मांगूं, क्या मांगूंगी, टिश्यू पेपर, तो वो मुझे क्या लाके देगा, एक स्क्वायर जो ऐसे लगा रहता है, लाइक रबर वर्ड इन मेकअप शॉप विल प्रोवाइड हेयर बैंड्स। यस, आयुष ने एक और चीज ऐड कर दी कि अगर रबर को हम किसी सैलून में जाके डिमांड करते हैं तो वो क्या दे देंगे, हेयर बैंड्स, राइट। हम एग्जाम्पल में थे पेपर नैपकिन के, ठीक है। तो अगर मैं टिश्यू पेपर इस शब्द का यूज करती हूँ किसी होटल में जाके, तो मुझे क्या लाके दे देगा, एक स्क्वायर प्रॉपर, जिसको हम पेपर नैपकिन कहते हैं एक्चुअली, जिसको पेपर नैपकिन कहा जाता है। पर यही अगर मैं एयरपोर्ट में जाके, अगर मैं किसी वॉशरूम में, एयरपोर्ट के वॉशरूम में जाके अगर वहां के स्टाफ से टिश्यू पेपर ये कहती हूं तो वो मुझे टॉयलेट पेपर दे देगा। फर्क समझो, शब्द एक ही है पर उसके इंटरप्रिटेशन बहुत अलग हैं। समझ में आया इतना सबको? यहां तक क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि अभी तक हम सिर्फ एक ही चीज पे अटके, इंटरप्रिटेशन। अब आगे बात करते हैं स्टैट्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम क्या बात करते हैं, स्टैट्यूट्स क्या होते हैं। आगे चलते हैं। स्टैट्यूट्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय स्टैट्यूट। स्टैट्यूट मतलब सिंपली होता है, अगर सिंपल भाषा में समझें, जो लोग एलएलबी कर रहे हैं उनको ये चीज पता होगी। स्टैट्यूट मतलब होता है रिटन लॉ। एग्जैक्टली अविश्रांत, क्या होता है इसका मतलब, रिटन लॉ। जो चीज कहीं पे लिख दी गई है, ऐसा कोई नियम, रूल, रेगुलेशन जो कहीं पे लिख दिया गया है। और जैसा आपको मिधास सर ने बताया होगा, आगे भी आपको बताएंगे कि किस तरह कोई लॉ बनता है। लॉ बनने के प्रोसीजर में है ना भाई, राज्यसभा लोकसभा से अप्रूवल होगा, प्रेसिडेंट का असेंट होगा, तब कहीं कोई बिल जाके एक्ट में कन्वर्ट होता है। ये मिधास सर ने आपको आज पढ़ाया होगा, नहीं तो आगे की क्लास में वो जरूर इसको कवर करेंगे, ठीक है। जब लॉ पास हो जाता है, बिल पास हो जाता है, तब वो क्या बन गया, एक्ट बन गया या लॉ बन गया। उस लिखित लॉ को, उस रिटन लॉ को, मैं बार बार रिटन वर्ड पे क्यों फोकस कर रही हूं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने ये कह दिया कि आज के बाद जितने भी लोग अभी ऑनलाइन क्लास में बैठे हैं, सब अपने अपने घरों में काला कपड़ा पहन के बैठेंगे। क्या ये लॉ बन गया, रिटन लॉ? क्या ये कोई रिटन लॉ बन गया कि पूरी दुनिया में या पूरे इंडिया में जितने भी लोग ऑनलाइन क्लास में बैठ रहे होंगे वो काला कपड़ा पहन के बैठेंगे? नहीं, ये मेरी एकेडमी के लिए, मेरे सेशन के लिए खाली एक रूल है। महज एक रूल का हो जाना, जस्ट बिकॉज देयर इज सम रूल इन एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन डजंट मीन दैट इट हैज बीन ट्रीटेड एज रिटन लॉ। वो स्टैट्यूट तभी बनता है जब वैलिडली वो हमारे लेजिस्लेशन के द्वारा या लेजिस्लेचर के द्वारा पास कर दिया जाता है। तो ऑल द लॉज विच आर इन रिटन फॉर्म आर कॉल्ड स्टैट्यूट्स।
अब जितने भी लॉ हैं, जैसे ट्रैफिक नियम हो गए, जो ट्रैफिक रूल्स का एक्ट होता है, या जो कंपनीज एक्ट हो गया, सिक्योरिटीज लॉज में जितने भी एक्ट हो गए, सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, ईबीसीएल के जितने भी लॉज हो गए, वो सारे क्या कहलाएंगे? स्टैट्यूट्स कहलाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि दे हैव बीन रिटन समवेयर वैलिडली पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, तभी वो स्टैट्यूट कहलाएगा, वरना वो सिर्फ एक रूल है। जैसे हम पिकनिक में जा रहे हैं सब लोग, पता नहीं वो दिन कब आएगा, कोविड चल रहा है अभी, कभी ऐसा दिन आए जब हम सब पिकनिक मनाने जाएं बाहर एक हफ्ते के लिए, आई विश। तो मान लो हम सब पिकनिक मनाने जा रहे हैं और हमने ये कहा कि भाई सब लोगों को ये नियम है कि सब लोग स्पोर्ट्स शूज पहन के आएंगे, क्योंकि हम वहां पे बहुत सारी गेम्स खेलने वाले हैं, और सब लोग व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहन के आएंगे, व्हाइट टी शर्ट या शर्ट और ब्लू जीन्स पहन के आएंगे। ये हमने अपना ड्रेस कोड बना लिया। तो दिस इज जस्ट अ ड्रेस कोड, दिस इज जस्ट अ रूल फॉर एप्लीकेबल फॉर दैट पर्टिकुलर पिकनिक, बट इट इज नॉट अ लॉ पर से। पर से जो वर्ड मैंने अभी यूज किया, इसका मतलब क्या होता है? एज सच। अभी जो मैंने एक वर्ड यूज किया पर से, ये सारी चीजें आगे आने वाली हैं। जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगी, इन सारी चीजों को आपको लिखते जाना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, सब लोग एक 100 पेजेस की कॉपी बनाएंगे। उस कॉपी में जितने भी वर्ड्स मैं डेली बेसिस में बताऊंगी आपको, आप उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और अपनी खुद की एक लीगल डिक्शनरी तैयार करेंगे। समझ में आया? मैं किसी भी दिन किसी से फोटो मंगवा दूंगी उसकी, कि ऐप पे फोटो शेयर करो, आपने कहाँ तक लिख लिया। ठीक है, विशेष मीनिंग होता है इसका मतलब। जैसे मैं कहूं, तुम स्लैंग में ऐसा कई बार यूज करते हो, एज सच मैंने ये तो नहीं बोला था, मेरा मतलब ये तो नहीं था एज सच। जो हम जनरली बात बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, कि मेरा ये मतलब नहीं था, दिस वॉज नॉट माई इंटेंशन, उसका मतलब होता है पर से, PERSE। इंग्लिश में इसको आप कहोगे एज सच। पर से इंग्लिश वर्ड नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ? एज सच। मुझे सबकी डिक्शनरी, खुद की बनाई हुई लीगल डिक्शनरी चाहिए। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपके पास 100 पेजेस की एक प्यारी सी किताब होगी, जो आपकी बनाई हुई डिक्शनरी होगी, जिसका हर एक वर्ड आपने लिखा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा रबिंग कार्यक्रम करते हैं और वापस से देखते हैं, व्हाट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, दिस चैप्टर ऑल अबाउट। जितनी भी रिटन लॉ बने, जितने भी रिटन लॉ आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपको एप्लीकेबल हैं, उनको इंटरप्रेट करना, उनको उनके सही मीनिंग में समझना के लिए हमें जरूरत पड़ती है इस चैप्टर की। जरा 1 मिनट में एक पन्ना खोल लूं, ध्यान से देखना, मैं कुछ लिख रही हूं अभी यहाँ पे, इसको ध्यान से देखना। एक होता है वर्ड्स यूज्ड इन अ स्टैट्यूट और रिटन लॉ। सब मेरे साथ लिखते जाएंगे, या साथ में नहीं लिखना है तो मैं आपको टाइम दूंगी तब लिख लेना, अभी समझ लो। मैं कह रही हूं, एक होता है वर्ड्स यूज्ड इन अ स्टैट्यूट और रिटन लॉ। एक साइड हम लिखेंगे मीनिंग कन्वेड बाय एनी पर्टिकुलर वर्ड और पैराग्राफ और लॉ। ठीक है, सब लोग समझ रहे हैं, लिख रहे हैं साथ में। एक ऐसे सेइंग है, या ऐसा कह लो कि आजकल बहुत ज्यादा मीम्स में भी चलने लग गया है, शब्दों को नहीं भावनाओं पे ध्यान दो, भावनाओं को समझो। ये सुना है सबने? ये जो कहा जाता है कि अरे शब्दों पे क्या ध्यान दे रहा है, भावनाओं को समझो। इसका मतलब क्या है? यही जो मैंने यहां पे लिखा। एक तो होता है कि वर्ड्स क्या इस्तेमाल किए गए हैं लॉ को बनाने में, और एक जरूरी होता है कि उसके पीछे का मीनिंग क्या कन्वे करना चाह रहा था जिसने वो लॉ लिखा है।
लॉ लिखने वाले को कहते हैं ड्राफ्ट पर्सन या ड्राफ्टमैन। जो ड्राफ्ट करता है, जो बनाता है, लॉ का ड्राफ्ट्समैन। तो ड्राफ्ट्समैन क्या कहना चाह रहा था, जब मैं स्टेशनरी की शॉप में खड़ी हूं तो उसने मेरी भावनाओं को समझा, शब्दों को ध्यान नहीं दिया। अगर मैंने इरेजर को रबर भी कहा तो उसने उसके पीछे का मीनिंग खुद ब खुद समझ लिया कि ये रबर मतलब यहाँ इरेजर डिमांड कर रही है, रबर बैंड नहीं मांग रही है। समझ में आया? तो यहाँ पे भी सेम चीज एप्लीकेबल होती है। शब्दों के अपार्ट, शब्दों के परे जाके हमें उन शब्दों को जो यूज किया गया है उसके पीछे के मीनिंग को समझना पड़ता है। तो मीनिंग कन्वेड बाय एनी पर्टिकुलर वर्ड, चाहे पैराग्राफ या बाय लॉ इन इटसेल्फ, इस मीनिंग को समझने के लिए ये चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है कि आपको ये देखना पड़ता है कि एक स्टैट्यूट को लिखते टाइम पे ड्राफ्ट्समैन के मन में क्या चल रहा होगा, कि उसने ये लॉ क्यों बनाया होगा, इस लॉ को बनाने की क्या ऐसी जरूरत पड़ गई। तो वो जो भावना, वो जो इंटेंशन है, जब वो कन्वे किया जाता है, जैसा मैं कह रही हूं उसी इंटेंशन से जब तुम किसी बात को समझ लो तब वो कॉन्वर्सेशन पूरा होता है। CSET वाले स्टूडेंट्स, पढ़ा है बिजनेस कम्युनिकेशन में हमने, ये याद है, ये पढ़ा था कम्युनिकेशन कब पूरा होता है, जिस तरह से मैंने जो बात बोली इंटेंशन के साथ, उसी तरह से जब तुम समझो तभी तो वो कम्युनिकेशन है। खाली मैंने कह दिया और तुम्हारे कानों में पड़ गई तो वो खाली हियरिंग है, क्या वो लिसनिंग थी? राइट? खाली सुनना नहीं है, हमें किसी चीज को समझना है, सुन के समझना है उस इंटेंशन से, जिस इंटेंशन से सामने वाला कहना चाहता है। इसके लिए ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इस चैप्टर को हमें पढ़ना पड़ता है। समझ में आया? इतना तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये एक इतिहास दिया हुआ है, इसको जरूर पढ़ना, लेकिन अपने अपने घरों पे बैठ के आराम से। ये पूरे जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसका जिस्ट है। चैप्टर खत्म होने के बाद या चाहे तो पहले भी पढ़ सकते हो। खाली एक इंट्रोडक्शन टाइप है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद हमें क्या क्या आना चाहिए या पता होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सैलमन एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए। सैलमन एक बहुत बड़े थिंकर, पॉलिटिकल थिंकर भी रहे, एक बहुत बड़े फिलोसोफर भी रहे हैं, जिनने बहुत बढ़िया बढ़िया और तगड़ी थियरीज दी हैं। ठीक है, तो उनका एक स्टेटमेंट है रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन, वो पढ़ते हैं। इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द कोर्ट्स सीक टू असर्टेन द मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब कौन? जो लॉ बनाता है, मतलब लॉ मेकिंग बॉडी। लेजिस्लेचर मतलब क्या? लॉ मेकिंग बॉडी। तो जो लॉ मेकिंग बॉडी है, उसने जब कोई लॉ बनाया तो क्या मीनिंग असाइन करना चाहा, वो मीनिंग क्या था, वो इंटेंशन क्या था? थ्रू द मीडियम ऑफ द अथॉरिटेटिव फॉर्म्स इन विच इट इज एक्सप्रेस्ड। कितनी सुंदर लाइन है। क्या कहा गया? जिस तरीके से, जिन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपके पास कोई लॉ रखा गया आपके सामने, जब हम उस लॉ को पढ़ रहे हैं तो हमारा इंटेंशन क्या है कि हम उसे कुछ इस तरह से इंटरप्रेट करें, या जो शब्द हैं उन्हें कुछ इस तरह से जोड़ें। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मतलब थोड़ी रेती, थोड़ा ईंटा, थोड़ी गिट्टी, थोड़ा लेबर मिला के कोई कंस्ट्रक्शन होता है ना। उसी प्रकार शब्दों के बहुत सारे ग्रुप या समूह को जब मिलाया जाता है तब कोई पैराग्राफ से मीनिंग निकल के आता है। तो किसी एक शब्द के पीछे नहीं पड़ जाना है। किसी एक पैराग्राफ में कोई एक ऐसा पर्टिकुलर वर्ड यूज हुआ जिसका मीनिंग कुछ तीसरा ही था, पर शब्दों का जब समूह, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक साथ इंटरप्रेट किए गए तो हमें एक निश्चित मीनिंग निकल के आया। समझ में आया? इसे रटने की जरूरत नहीं है, ये खाली आपको बताया गया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडिंग मोर नॉलेज, दैट्स इट। इसे रटने की जरूरत नहीं है। कभी नहीं पूछेगा तुमसे सैलमन ने क्या कहा, पर हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है, स्टैट्यूट क्या होता है ये समझाया है। A statute has been defined as the will of the legislature. लेजिस्लेचर मतलब क्या? जो लॉ बनाता है, लॉ बनाने वाली बॉडी, उसका विल क्या है, वो क्या कन्वे करना चाहता है, ये होता है स्टैट्यूट का मतलब।
नॉर्मली इट डिनोट्स द एक्ट इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। अब देखो तुम्हें इंटरप्रिटेशन का महत्व बताती हूँ। एक्ट का मतलब वर्ब की तरह एक्शन भी हो सकता है, एक्ट का मतलब वर्ब की तरह एक्शन भी हो सकता है, पर यहाँ पे एक्ट का मतलब क्या है? नाउन। यहाँ एक्ट किसकी तरह इस्तेमाल किया गया है? अब एक नाउन की तरह, जैसे कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। यहाँ पे एक्ट का मतलब एक्शन नहीं समझना है, यहाँ पे एक्ट का मतलब क्या है? इट डिनोट्स द एक्ट इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर ने लॉ बनाते टाइम पे जो कहना चाहा, जिसको लिख दिया, वो बन गया एक्ट। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको भी समझ लो। यहाँ पे 11th ईडी मतलब है एडिशन, 11th एडिशन। जैसे बुक्स के एडिशन आते हैं ना, ये है जो कभी भी ऐसा आए तो पता होना चाहिए। 11th एडिशन पेज 1, पहले पेज में ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, किनकी बुक में? मैक्सवेल के थ्रू जो बुक दी हुई है, उसके उस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, उस किताब में 11th एडिशन में पेज 1 में ये चीज लिखी हुई है कि स्टैट्यूट कैसे डिफाइन किया गया है, एज द विल ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, A statute is thus a written will। क्या लिखा हुआ है इतने प्यारे शब्दों में? A statute is thus a written will of the legislature expressed according to the form necessary to constitute it as a law of the state and rendered authentic by certain prescribed forms and solemnities। ये कहा गया है कि स्टैट्यूट मतलब सिर्फ ये, यहां तक हम उसको नहीं समझेंगे कि कहीं पे कुछ लिख दिया तो वो लॉ बन गया। लॉ का मतलब क्या है? यहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस, कुछ ऐसे कोड्स जो कहीं पे किसी जगह पे लेजिस्लेचर के द्वारा लिखे गए हैं, एंड दोज आर टू बी फॉलोड बाय अस। खाली बना देने से नहीं होता, लॉ को फॉलो भी करना पड़ता है, जिसके लिए हमें एक नया वर्ड मिला है, एडहेरेंस। क्या लिखोगे अपनी खुद की डिक्शनरी में? सेकेंड वर्ड एडहेरेंस। पहला क्या लिखा था? पर से। अभी तो रफ में लिखो, जब कॉपी करोगे तब अच्छी सुंदर कॉपी बनाना। गोदा गादी कचरा उसमें किया तो टिकट कटा के जो जहां पे रह रहा है वहां पे आना पड़ेगा मुझे पिटाई करने के लिए। सेकेंड वर्ड हमें मिला है, ओरिजिनल वर्ड है एडहीर, ADHERE, और उसको आप ऐसे भी कह सकते हैं एडहेरेंस। एडहेरेंस करना मतलब फॉलो करना, मानना। जैसे अभी आपको जो मैं कह रही हूं उससे एडहेरेंस करना है। आपको क्या चीज से एडहेरेंस करना है? कि जब मैं कह रही हूं डिक्शनरी खुद की बनानी है तो बनानी है। ठीक है, तो स्टैट्यूट मतलब एक रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर, जिसको एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमें क्या करना है? फॉलो भी करना है। अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो देयर आर देन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स एंड सॉलेमनिटीज, जिनके थ्रू हम क्या करेंगे? उसे फॉलो करेंगे। अगर हमने चोरी करी मतलब यहाँ पे थेफ्ट वाला चोरी नहीं है, यहाँ पे चोरी करी मतलब कोई लॉ को फॉलो नहीं किया। हमने अगर लॉ फॉलो करने में आनाकानी करी, देन देयर आर अथॉरिटीज जो हम ये इंश्योर करेंगे कि आपको लॉ फॉलो करना तो पड़ेगा। अब चाहे बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, अगर कहीं पे मास्क लगा के जाना है और मास्क नहीं लगाने का दंड 500 रुपए है, और अगर वो कोई पब्लिक अथॉरिटी है, प्राइवेट में तो अभी अलाउ कर दे रहे हैं, फिर भी वो अगर कोई पब्लिक प्लेस है, कोई पब्लिक अथॉरिटी की प्लेस है, और अगर वहां जुर्माना 500 रुपए लिखा और अगर आप पे चालान कट गया तो पैसा तो देना पड़ेगा। समझ में आया? अब आपको अलग अलग लोगों के द्वारा स्टैट्यूट की डिफरेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोवियर्स लॉ डिक्शनरी, अ स्टैट्यूट इज अ लॉ एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर। बात सब एक ही कह रहे हैं, कोई ऐसे कान पकड़ रहा है और कोई ऐसे कान पकड़ रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली वी आर बैक टू ओनली वन थिंग। हमें क्या याद रखना है? व्हाट इज अ स्टैट्यूट? स्टैट्यूट इज अ रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, अब याद रहेगा, अब कोई नहीं भूल सकता। ठीक है, The term statute is generally applied to laws and regulations of every sort which ordains,
परमिट्स, कितनी सुंदर लाइन लिखी है। एक तो लॉ पढ़ के ना, ये सब लाइन पढ़ के ना मुझे ऐसा हो जाता है कि कहाँ चले जाऊं, इतनी ज्यादा खुशी हो जाती है। कितनी अच्छी लाइन लिखी है, समझना मेरे साथ साथ। रोज सुबह उठ के आज के बाद तुम लोगों का ये नियम है कि बोलोगे हमें लॉ से मोहब्बत है, लॉ से लव हो गया है। ऐसा मानोगे तब लॉ काबू में आएगा। समझो कि देखो लॉ कितने सुंदर लाइन लिखी है। कैसे इंसान का मन ना करे कि इसको बैठ के इसके बीच रीडिंग बिटवीन द लाइंस करे। पढ़ती हूँ एक बार फिर समझाती हूँ। द टर्म स्टैट्यूट इज जनरली अप्लाइड टू लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ एवरी सॉर्ट विच ऑर्डेन्स, या तो ऑर्डेन करता है, बता रही हूँ क्या, या तो परमिट करता है या तो प्रोहिबिट करता है। मतलब वो ये कह रहा है कि कुछ करना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये लिखा गया है, कुछ करना या न करना है। याद है जिन जिन ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है उन सबको ये बात पता होगी। टू डू और टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, वो क्यों लिखा है वहां, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी वहां लिखने की? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्ट सिर्फ कुछ करने के बारे में नहीं, कुछ नहीं करने के बारे में भी आपको बता सकता है। जैसे ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, या आप ये भी कह सकते हो कि ट्रैफिक नियम नहीं तोड़ने हैं। आपको इलीगल एक्टिविटीज नहीं करनी है। इलीगल एक्टिविटीज से के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है, वॉइड एब इनिशियो है। कहाँ लिखा है? यहां से पता चलता है। तो कई बार ये कुछ करने की परमिशन देती है और कई बार आपको कुछ करने से प्रोहिबिट करती है। समझ में आ रहा है? Which is designated as a statute without considering from what source it arises. हमको इससे मतलब नहीं है कि वो किस सोर्स से निकल के आ रहा है। We are not concerned, again I am using one word, we are not concerned as such. विशेष तुम्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। We are not concerned per se. We are not concerned as such towards the origination of the law. We are as such concerned here with following the law. समझ में आया क्या कहा गया? अभी सिर्फ इस चीज से आपको मतलब नहीं रखना है। आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, नहीं मैं तो नहीं मानता, चलो मुझे बताओ लॉ का ओरिजिन कहाँ है। तो आपको कोर्ट क्या बोलेगा? आओ इधर, आओ बैठो वहां किताब लेके कोने में जेल के अंदर और देखो कि अब लॉ कहाँ से आया है। अभी के मापदंडों के हिसाब से, अभी के लॉ के हिसाब से अगर आपने कुछ गलत किया है और अगर आप पिनलाइज किए गए हैं तो जेल तो जाना पड़ेगा। पोशंपा भाई पोशंपा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। अब चलो जेल में। आप उसको ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, हाई कोर्ट को ये नहीं बोल सकते, सुप्रीम कोर्ट को कि चलो मैंने मुझे प्रूव करके बताओ ये लॉ जब आया था ओरिजिनेशन से क्या ये लॉ सही था? आप नहीं कह सकते। अगर वो आज के रूप में, जिस भी रूप में उसको फॉलो किया जा रहा है लॉ को, तो वो तो फॉलो किया जाएगा ही। समझ में आया? The Constitution of India does not use the term statute. क्या बात लिखी है, हाईलाइट करेंगे। The Constitution of India does not use the term statute, but it employs the term law to describe an exercise of legislative power. अभी तुमको मैंने क्या कहा था? एग्जीक्यूशन। लॉ सिर्फ बनाना नहीं, लॉ को फॉलो भी कराना है। लेजिस्लेचर का काम, तुमको ये पता है हमारे 3 जो ऑर्गन्स हैं क्या क्या है भाई? सबसे पहला लेजिस्लेटिव बॉडी, फिर हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी और तीसरी इंडिपेंडेंट बॉडी इज जुडिशरी। ये पता है? लेजिस्लेचर लॉ बनाती है पर एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या करती है? उसे एग्जीक्यूट कराती है। एग्जीक्यूशन के दौरान कुछ गलत हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जो गड़बड़ है तो जुडिशरी क्या करती है? बीच में आके कहती है ये गलत हुआ और ये सही हुआ। समझ में आ रहा है? इतना तक समझा? तो इट एम्प्लॉयज द टर्म लॉ, इस टर्म को वो क्या करती है? इंप्लॉय करती है ये बताने के लिए कि लेजिस्लेटिव पावर सिर्फ लेजिस्लेचर लॉ बना देने तक नहीं, उसके एक कदम आगे भी जाती है। लॉ को सिर्फ लिख दिया और किसी को नहीं समझा तो क्या मतलब ऐसा लॉ लिख के? लॉ तो अभी भी है, आप लोग चाहो तो इसको पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हो, पर होगा क्या? सब लोग अपने अपने इंटेंशन से, अपने अपने नजरिए से उसे इंटरप्रेट करेंगे। अभी के अभी मैं कहूं अगर एक बात कि चलो कंपनीज एक्ट या किसी भी लॉ को उठाओ, किसी भी एक्ट को उठाओ, और जितने भी स्टूडेंट्स अभी ये लेक्चर देख रहे हैं वो सब अपने अपने इंटेंशन से, अपनी अपनी निगाह से इंटरप्रेट करो।
एक नहीं, अगर 10 बच्चे इंटरप्रेट करेंगे तो 10 मल्टीपल आंसर्स आएंगे, 27 बच्चे करेंगे तो 27 आंसर्स निकल के आएंगे, 57 बच्चे करेंगे तो 57 ओपिनियन निकल के आएंगे, क्योंकि दैट इज व्हाट यू थिंक कि ये ऐसा लॉ में होना चाहिए। पर क्या जो ड्राफ्ट्समैन है उसने इस इंटेंशन से लॉ को बनाया क्या? नहीं। तो मतलब ये स्टैट्यूट एक कदम आगे जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जिस लॉ को अडीर करने के बारे में बात करी गई है वो सिर्फ ये नहीं कहता कि लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, बहुत खुशी की बात हो गई, चलो सब अपने घर चले जाओ। लॉ बनाना, लॉ को एक कदम आगे जाके इंटरप्रेट करना और उसके बाद उसको उसके सही मायनों में एग्जीक्यूट कराना इज एक्चुअली द वर्क ऑफ द लेजिस्लेचर। समझ में आया? इतना तक क्रिस्टल क्लियर है? कहीं पे भी कोई डाउट? अब स्टैट्यूट्स को कॉमनली इन भागों में बताया गया है: कोडिफाइंग, डेक्लेरेटरी, रेमेडियल, अमेंडिंग, कंसोलिडेटिंग, एनेबलिंग, डिसेबलिंग और रेस्ट्रेनिंग एंड पीनल, जिसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। चिंता करने की बात नहीं है, नोट्स मेरे भी मिलेंगे, मैं भी नोट्स शेयर करूंगी, पर पहले मैं कुछ जो चैप्टर्स हैं वो मैं आपको स्पेशली मॉड्यूल से पढ़ाऊंगी। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टडी मटेरियल में उतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, वहाँ पे मैं आपको अपने नोट्स दूंगी। उनके लिए तो पर्टिकुलरली वहीं से पढ़ेंगे, यहाँ पे हम दोनों से पढ़ेंगे। कैसे? ये तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, नोट्स उसके बाद आप खुद से पढ़ेंगे, उसमें कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछेंगे। जैसे अब यही लिखा हुआ है, सेम चीज को पॉइंट वाइज, बुलेट वाइज और एक्सप्लेन करते हुए मैं अपने नोट्स में मैंने डाला हुआ है, शेयर करूंगी, अपने आप मिल जाएगा। ठीक है? सबसे पहले कोडिफाइंग, व्हेन दे कोडिफाई द अनरिटन लॉ ऑन अ सब्जेक्ट। जब कोई स्टैट्यूट कोडिफाइंग नेचर का होता है, जब कोई स्टैट्यूट कोडिफाइंग नेचर का होता है, व्हेन दे कोडिफाई द अनरिटन लॉ ऑन अ सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। कोडिंग पता है, जो C++ में ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग करते रहते हैं बैठ के, क्या करते हैं वो कोडिंग में? बहुत सारी कॉम्बिनेशन मिला मिला के, मान लो पबजी बना, बहुत बड़ा एक कोड लिखा गया होगा तो एक गेम बना पबजी। ठीक है? जब जो भी कोड करते टाइम पे जिन भी वर्ड्स का, जिन भी सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया होगा, जब उनको एक जगह पे ला दिया तो क्या बन गया? गेम बन गया, बना। वैसे ही कई सारे ऐसे अनरिटन, अनस्पोकन, अनइंटरप्रिटेटेड ऐसे कई सारे लॉज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस कुछ कुछ चल रहे होंगे, जब उनको एक जगह पे लाके ग्रुप कर दिया तो वो क्या बन गया? कोड बन गया। जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, किसी को चक्कू मार देना रॉन्ग है, क्रिमिनल रॉन्ग है। किसी को एब्डक्ट कर लेना क्रिमिनल रॉन्ग है। किसी के साथ मोलेस्टेशन या ऐसी कोई घटिया हरकत करना क्रिमिनल रॉन्ग है। इन सब चीजों को, जिनके बारे में कहीं पे नहीं लिखा गया था अब तक, इन सारे एक्शंस को जब एक जगह इकट्ठा कर दिया गया तो क्या बना? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आपने क्या कर दिया? आपने अलग अलग एक्शंस जिन पे रिटन लॉज अब तक नहीं थे, उनको क्या कर दिया? एक जगह पे ग्रुप कर दिया, तो क्या बन गया? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये होता है कोडिफाइंग स्टैट्यूट। समझ में आया पहला? वेरी गुड। अगला है डेक्लेरेटरी स्टैट्यूट, व्हेन दे डू नॉट प्रोफेस टू मेक एनी ऑल्ट्रेशन इन द एग्जिस्टिंग लॉ बट मियरली डेक्लेयर और एक्सप्लेन व्हाट इट इज। लॉ में जब डेक्लेरेटरी स्टैट्यूट आता है तब वो किसी एग्जिस्टिंग लॉ में कोई चेंज नहीं ला रहा है। इसको ध्यान से सुनना और थोड़ी सी आदत डालना। तुमने देखा है न्यूज रिपोर्टर शॉर्ट हैंड में फटाफट फटाफट ऐसे कुछ तो भी लिखते जाते हैं, नेता लोग कुछ तो भी बोलते रहते हैं और वो अपना यहाँ पे फटाफट लिखते हैं, बाद में उसको अपने शब्दों में न्यूज बना देते हैं। इस चीज की आदत डालो। अपने सामने एक रफ कॉपी हमेशा खोल के रखो, उसमें इंग्लिश में, एक्चुअली इंग्लिश में फटाफट जो मैं कहते जा रही हूँ उसको फटाफट 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 लिखते जाओ। चाहे मैं बता रही हूँ, चाहे साहिल सर बोल रहे हैं, चाहे मिधास सर बोल रहे हैं, चाहे अभिजीत सर बोल रहे हैं, जो भी बोल रहा है आपसे, जो भी कोई बात बता रहा है उसको लिखते जाओ। अपार्ट फ्रॉम द नोट्स, जो भी हम ये कहते हैं ना, ये बाद में हमें ना याद दिलाने में मदद करती है। वी कैन इजीली रिमेंबर, अच्छा मैम ने ना ये वाला एग्जाम्पल दिया था, इससे मैंने ये रिलेट किया था। ठीक है? और बाद में उसी दिन शाम को बैठ के उसे
फाइनल वर्जन में लिख लो या अपनी बुक्स में या कॉपीज में नोट कर लो अच्छे हैंडराइटिंग में। ठीक है, आगे चलते हैं। डेक्लेरेटरी स्टैट्यूट वो होते हैं जो किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ में कोई ऑल्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं आ रहा है, कोई बदलाव नहीं आ रहा है, बस उसी चीज को ज्यादा ज्यादा प्रभाव देते हुए, ज्यादा एनफोर्स करते हुए डिक्लेयर किया जा रहा है। जैसे हाइजीन मेंटेन करना पहले से चल रहा है, अभी मोदी सरकार के अंदर खासकर हाइजीन को लेके स्वच्छता भारत अभियान, ये सब बहुत सारे ये लाए गए, शौचालय बनवाए गए बहुत सारे, तो ये पहले से चल रहा है। हाइजीन का जो था नारे पहले से चल रहे थे। डेक्लेरेटरी स्टैट्यूट किस प्रकार से होगा पता है? मास्क पहनना और सैनिटाइज करना हाथ को अब कंपलसरी है। एग्जिस्टिंग लॉ में कोई चेंज आया क्या कि अब आपको स्वच्छता नहीं रखनी है, कि ये नहीं करना है, कि वो नहीं करना है? सिर्फ एडिशन हो गया, एक ऐसा डेक्लेरेशन दे दिया गया जो लोगों को इन एडिशन फॉलो करना है। जा तो पहले भी यूज कर रहे थे शौचालय आज भी यूज करने हैं, पर मास्क पहन के, हाथों को प्रॉपरली सैनिटाइज करके, ताकि आप किसी प्रकार के इन्फेक्शन को साथ लेके घर में न जाएं। अब समझ में आया व्हाट इज डेक्लेरेटरी? सिर्फ डिक्लेयर कर दिया उसने, एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज नहीं किया, बस कुछ इन एडिशन आपके सामने रख दिया। इतना तक समझ में आया? वेरी गुड। किसी को कोई डाउट है यहां तक तो बता देना। कभी भी कोई भी डाउट हो, अगर ऐसा है कि गलती से मैं नहीं देख पाई हूं या स्किप हो गया है तो मुझे बाद में बता देना, या अंत में लिख के रखना, तो सेशन के एंड में मैं 2 मिनट का टाइम दूंगी, तब पूछ लेना। ठीक है। रेमेडियल, उसके नाम में उसका आंसर है। अभी तुमको मैंने बताया था, नाम में ही आधे तो आंसर होते। रेमेडियल मतलब जो किसी प्रकार की रेमेडी देते हैं। रेमेडी मतलब सोल्यूशन। कुछ गलती हो गई है, कुछ गलत हो गया है, कुछ सही करना चाहते हैं पर नहीं कर पाए हैं, कोई डेडलाइन मिस हो गई है, रेमेडियल एक्शंस आर देयर। तो रेमेडियल व्हेन दे ऑल्टर द कॉमन लॉ और द जज मेड लॉ। किसी जज ने कोई लॉ बनाया। मैम जज लोग कैसे लॉ बनाएंगे? ये तो हमने कभी सुना ही नहीं था कि जज लोग लॉ बनाते हैं। हमने तो ये सुना था कि जज लोग सुनते हैं और सही और गलत के बारे में सुन के बता देते हैं कि कौन सही कौन गलत, पर ऐसा नहीं है। बाय लैंडमार्क जजमेंट्स, केसेस नहीं, क्या प्रेसिडेंट्स, एग्जैक्टली प्रेसिडेंट्स कहा जाता है। मतलब जो पहले दिए गए प्रेसिडेंट्स में भी प्रेसिडेंट वही चीजें बनती हैं। ये तुम्हें आएगा जब ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे ना, फर्स्ट चैप्टर, तब ये चीजें आएंगी कि कैसे कोई प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई जो जजमेंट दिया गया वो क्या हो गया, लॉ में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे अभी सिर्फ इतना ही समझना है। रेमेडियल मतलब व्हेन दे ऑल्टर द कॉमन लॉ, रेमेडी लाते हुए कोई एक ऐसा स्टैट्यूट पास किया गया कि अब से आगे ये फॉलो होगा, जो पहले आ रहा था वो अब फॉलो नहीं होगा। ठीक है, रेमेडियल मतलब क्या हो गए, जो पहले से चलता चला आ रहा था अब उसके बदले ये चीज आगे फॉलो की जाएगी। ठीक है। और जज ने अगर कोई लॉ पास किया, लॉ मतलब ऐसा कोई लैंडमार्क जजमेंट पास हो गया, जैसे मोहरी बीबी का आएगा आगे, तुम्हें सालोमन का मिधास सर पढ़ाएंगे, ली एयर फार्मिंग मिधास सर पढ़ाएंगे, बच्चा एफ गुजदार सर पढ़ाएंगे। कंपनी लॉ में आएंगे तुम्हें बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स आएंगे, जिनके कारण कंपनी लॉ वो है जो आज हम देखते हैं, उसको जिस रूप में हम देखते हैं। ठीक है। तो रेमेडियल व्हेन दे ऑल्टर द कॉमन लॉ और द जज मेड नॉन स्टैट्यूटरी लॉ। कहीं लिखा नहीं है अब तक नॉन स्टैट्यूटरीली। स्टैट्यूट मतलब क्या है, रिटन लॉ। तो नॉन स्टैट्यूटरीली मतलब जो कहीं एज सच लिखा नहीं है, जो कहीं पे एज सच लिखा हुआ नहीं है पर माना जा रहा है क्योंकि किसी जज ने किसी एक केस में वैसा ऑर्डर दिया था। समझ में आया? वेरी गुड। अमेंडिंग व्हेन दे ऑल्टर द स्टैट्यूट। ये तो बहुत ना आसान है, अमेंडिंग के मुंह में समझ में आ रहा है कि जो किसी लॉ को, एग्जिस्टिंग लॉ को अमेंड कर देता है। फर्क समझना। एक और चीज लिखो, अमेंड वर्सेस ऑल्टर। ये एक और तुम्हारा होमवर्क है। क्या करोगे? ऑल्टर वर्सेस अमेंड। अगर ऐसा ही होता तो यहाँ पे रेमेडियल में तो ऑल्टर वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, अमेंडिंग में भी ऑल्टर वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। ऐसा क्यों? दोनों तो फिर एक हुए, दोनों तो फिर एक हुए।
यहाँ पे अमेंडिंग को इतना एम्फेसाइज क्यों किया गया कि उसके नाम का एक स्टैट्यूट ही बना दिया? तो आज तुम लोग इन दो शब्दों के बीच में मुझे फर्क बताओगे, अमेंड और ऑल्टर। क्या हर ऑल्टरेशन, ये मेरा क्वेश्चन है तुम लोगों से, क्या हर ऑल्टरेशन का मतलब अमेंडमेंट होता है? यस और नो अपनी कॉपी में लिखोगे, वही डिक्शनरी में, और कल जब मैं पूछूंगी तब मुझे बताओगे, ठीक है? कंसोलिडेटिंग, व्हेन दे, कंसोलिडेट करना मतलब क्या होता है? हमने 12th में भी कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ा है, नहीं तो वैसे भी हमें कंसोलिडेट का मतलब पता है, जिसका मतलब है इकट्ठा करना, टू कंसोलिडेट द फैक्ट्स, जोड़ना या इकट्ठा करना, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होगा? जब कुछ वेरियस स्टैट्यूट्स को इकट्ठा कर दिया गया या एक ही हेडिंग के अंदर या एक ही ग्रुप के अंदर कंसोलिडेट कर दिया गया, तो वो स्टैट्यूट क्या हो गए? कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट हो गए, ठीक है? Consolidating, when they consolidate several previous statutes relating to the same subject matter with or without alterations of substance, मतलब substance जो मेन बात कंटेक्स्ट के बारे में वहां बात करी गई है, जो मेन उसका क्रक्स है, यहाँ सब्सटेंस का मतलब क्या है? क्रक्स। क्या लिखोगे? सब्सटेंस मतलब क्रक्स। जो क्रक्स है उसे ऑल्टर नहीं किया जा रहा है, उसको चेंज नहीं किया जा रहा है, या हो सकता है उसको चेंज किया गया हो। तो विद ऑल्टरेशन ऑफ द कंटेक्स्ट और सब्जेक्ट मैटर, हमने क्या किया? बहुत सारे कुछ जो छोटे छोटे स्टैट्यूट्स थे जो प्रीवियसली बने हुए थे, उनको एक के अंदर ला दिया। याद आ रहा है क्या इसका एग्जाम्पल? कुछ रिसेंटली चल रहा है जो 2-3 सालों से, एग्जाम्पल सोचो जरा। जीएसटी, एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड। जीएसटी नहीं लगता, कंसोलिडेटिंग है वो। उसने बहुत सारे एक्ट्स को अपने अंदर क्या कर लिया? कंसोलिडेट कर लिया। वेरी गुड। ये लो चॉकलेट, ये लो चॉकलेट, ये लो चॉकलेट, ठीक है? आगे पढ़ते हैं। एनेबलिंग, एनेबल करना मतलब क्या होता है? एनेबल करना मतलब किसी चीज को हरी झंडी दे देना, किसी चीज को ग्रीन सिग्नल दे देना इज एनेबलिंग। तो व्हेन दे रिमूव अ रेस्ट्रिक्शन और डिसेबिलिटी। अच्छा, जब तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे ना, तब मैं तुमको ये पढ़ाऊंगी। कुछ ऐसे लॉज होते हैं जिनको ना एनेबल किया जाता है, या कुछ ऐसे भी लॉज होते हैं जिन्हें कुछ समय के लिए डिसेबल किया जाता है। तो वो जो डिसेबल्ड वाले एक्ट होते हैं, जब उन्हें वापस से एनेबल कर दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं एनेबलिंग स्टैट्यूट। कुछ ऐसे लॉज होते हैं, पास्ट में भी ऐसा देखा गया है कि कभी पास्ट में, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब हम इस पे और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी लंबा हो जाएगा वरना क्लास। कभी कभी किसी लॉ को ना ओवर शैडो करके कुछ समय के लिए ढक दिया जाता है, और फिर जब सही समय आता है तो उसको फिर वापस से मतलब एप्लीकेबल कर दिया जाता है। इसको हम जानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स नाम से। इस डॉक्ट्रिन का नाम क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। जैसे नहीं होता सोलर एक्लिप्स होता है, ढक देता है, उसी तरह से कुछ समय के लिए एक प्रोविजन, कोई एक स्टैट्यूट दूसरे स्टैट्यूट को ओवरराइड करता है, और सही समय आने पे वापस से उसको हटा दिया जाता है, ठीक है? सपना, शायद तुमको साहिल सर ने पढ़ाया होगा ये CSCET में। क्या बात है, यहाँ तो आर्टिकल के साथ बात हो रही है, मतलब इस कदर की तैयारी हो चुकी थी हमारे CSCET में। वेरी गुड, वेरी गुड सपना, वाह। चलो, डिसेबलिंग और रेस्ट्रेनिंग, अब ऐसे उल्टे भी होते हैं, जैसे एक एनेबलिंग था तो उसका एंटोनिम हो गया डिसेबलिंग। तो डिसेबलिंग और रेस्ट्रेनिंग, व्हेन दे रेस्ट्रेन द एलिनिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। डिसेबलिंग और रेस्ट्रेनिंग जो ये प्रोविजंस होते हैं, ये जनरली कह रही हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम या हमेशा नहीं, जनरली टोपा में आपको बहुत देखने मिलेंगे। मैम व्हाट इज दिस टोपा? तो टोपा का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। वहां पे आपको ये डिसेबलिंग प्रोविजन कई बार देखने मिलेगा, ठीक है? पीनल, पीनल कितना आसान है। पीनल मतलब जहां पे पेनल्टी आपके मुंह पे ऐसे स्लैप कर दी गई है, ठीक है? पीनल व्हेन दे इम्पोज अ पेनल्टी और फोरफीचर। फोरफीचर इस शब्द का मतलब आप अपनी डिक्शनरी में लिखेंगे, पता होगा, मैं ये नहीं कहती हूं, पर मुझे फोरफीचर का इंग्लिश मीनिंग नहीं चाहिए, मुझे फोरफीचर का डिक्शनरी मीनिंग चाहिए आप लोगों से, लीगल मीनिंग चाहिए, डिक्शनरी मीनिंग बोल दिया।
लीगल मीनिंग चाहिए मुझे, सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग से मतलब नहीं है, आई वॉन्ट दी लीगल मीनिंग। टोपा का फुल फॉर्म है बेटा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जब कभी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जाती है, जिस उस प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए जो एक्ट लगता है उसे हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, 1882। उतना समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझो कि जब प्रॉपर्टी में कोई डिस्कशंस या कोई ट्रांजेक्शन्स होते हैं तब डिसेबलिंग और रिस्ट्रेनिंग प्रोविजंस वहां बहुत देखने मिलते हैं। कई सारे केसेस हैं जो जिनका रेफरेंस आपको टोपा में मिलता है व्हेन इट कम्स टू डिसेबलिंग और रिस्ट्रेनिंग स्टैट्यूट्स। इतना समझ में आया। कोडिफाइंग, कोडिफाइंग मतलब होता है जैसे अविश्रांत एक बहुत ही बदमाश लड़का है और यहाँ वहाँ लोगों को जा जाके परेशान करता है, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा के आ गया, कभी किसी को गंदे वर्ड्स कहीं बोल के आ गया, किसी के साथ मारपीट करके आ गया, किसी को चक्कू मारने की भी कोशिश करी। बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब अगर मान लो दुनिया में ऐसा कई सारे लोग ये एक्शंस करते हैं और इसके बारे में पहले किसी ने कुछ लिखा ही नहीं है, सब लोग बड़े परेशान हैं, अभी के बारे में मत सोचो। अब अपने आप को तुम एक उस एरा में ले जाओ जब ये सारे एक्ट कभी बने ही नहीं थे। मतलब मारपीट, अटेम्प्ट टू मर्डर या किसी का मर्डर कर देना, इन सब के बारे में कभी कोई एक्ट बने ही नहीं थे। बहुत पहले की सदी में चले जाओ अभी, ठीक है, सदी की सदी बदल लो, ठीक है, 1800 के टाइम में चले जाओ, तुमको कोई एक्ट ही नहीं पता है। कोई किसी को पिनलाइज करे भी तो किस बेसिस पे करे, क्योंकि कहीं पे उस एक्टिविटी को, एक्शन को रिटन लॉ के मापदंडों में सही और गलत तो लिखा ही नहीं गया है। तो क्या किया गया, इन सारे एक्शंस को जिससे किसी को किसी प्रकार का हार्म पहुंचता हो या नुकसान पहुंचता हो, उनको एक अम्ब्रेला के अंदर डाल दिया गया। मतलब एक अम्ब्रेला के अंदर कोड कर दिया गया। कोडिफाई करना मतलब एक ही जैसी चीजों को, लाइक नेचर की चीजों को एक एक्ट के अंदर डाल देना इज अ कोडिफाइंग स्टैट्यूट। समझ में आया अब? जैसे हाउस प्रॉपर्टी से टैक्स कलेक्ट किया गया, प्रोफेशन से टैक्स कलेक्ट किया गया, सर्विस वाले से टैक्स कलेक्ट किया गया, कैपिटल गेन से टैक्स कलेक्ट किया गया। इन सारे जब सभी में टैक्स कॉमन एक सब्जेक्ट मैटर है तो वो क्या हो गया, सारे टैक्स रिलेटेड चीजों को, डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड चीजों को एक हेडिंग में डाल दिया गया, इनकम टैक्स एक्ट 1961। लोग किस्सा खत्म हुआ। अब उसके अंदर पढ़ते रहो वेरियस प्रोविजंस, ठीक है। लॉस ऑफ राइट इज फॉर फीचर, देख के आ गया बेटा गूगल से, देख लिया, गूगल कर लिया। चलो इतना तक सबको समझा, आगे चलते हैं। अब ये जो नीड फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन है, ये आपको यहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे भरोसे पे, अगर मुझ पे इत्तू सा भी भरोसा है, और भरोसा कर लो, क्योंकि जब जब मैंने ऐसा कुछ करवाया है तब तक बच्चे का बहुत फायदा हुआ है। इसको तुम ऐसे खुशी खुशी काट दो, ऐसे काट दो, काटो, ऐसे काट दो, एकदम बढ़िया, बहुत मजा आ रहा होगा ये ऐसे करने में। और बता रही हूँ, अभी यहाँ बात खत्म नहीं हुई है, ये पूरा कट। अब विश्रांत, तुम लोगों को जब जब भी कोई चीज कटवाई है देख लो, वो नहीं आई है पेपर में, ऐसा नहीं कि ये नहीं आएगी। इसके लिए मैं आपको अपने नोट्स में मेरी लैंग्वेज में आपको मैं इसको लिख के दूंगी, ये पढ़ोगे, याद भी कुछ नहीं होगा और समझ में भी कुछ नहीं आएगा। नीड फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, इंटरप्रिटेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी, इंटरप्रिटेशन इस चैप्टर की या इस फील्ड ऑफ नॉलेज की जरूरत हमें क्यों पड़ी, और इसका एम क्या है, ये जानने के लिए आपको ये पर्टिकुलर पैराग्राफ दिया गया है। इसमें जिस्ट में मैं आपको बता रही हूँ, सिंपल सी बात है। जैसे हमें पता है किसी एक शब्द का, जब किसी एक वर्ड के इतने सारे मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस या मीनिंग हो सकते हैं, तो सोचो पूरे के पूरे लॉ को किस तरह से अलग अलग वैरायटी में इंटरप्रेट किया जा सकता है। एंड एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, सही बता रही हूँ, इंडिया में इंटरप्रिटेशन को लेके actually people are so intelligent, they know how to find a loop in any law, they are like experts in finding law,
फाइंडिंग लूप्स इन लॉ। लूप होल्स मतलब कोई कमी निकालना। भारतीयों से बेहतर कोई नहीं जानता एक्चुअली। मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, एक प्रोविजन होता है टैक्स में, रिलायंस के कारण आया, वो मजबूर कर दिया मतलब भाई अथॉरिटीज को। चाहे तुम स्कैम 1992 मूवी देखो, सेबी को बनाना पड़ गया स्कैम के कारण। सेबी का जन्म हुआ क्योंकि वो स्कैम हुआ। सोचो अब कि हमको लूप होल्स डिड द सेम एग्जैक्टली। तो देयर आर मेनी Indians and we Indians have the capability to find the loopholes in law. तो अब इस चक्कर में इंटेंशन को कन्वे करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर ये इंटेंशन प्रॉपर तरीके से कन्वे नहीं हो पाया तो हम पे अगर छोड़ दिया तो हम ऐसी तैसी कर देंगे सरकार की। लॉ को अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके यहाँ वहां भगेंगे, राइट। तो इसलिए जरूरी है कि लॉ को सही तरीके से, उसी तरीके से इंटरप्रेट किया जाए जैसा ड्राफ्ट्समैन या ड्राफ्ट पर्सन का इंटेंशन था। ठीक है, ये आपको मेरे इसमें मिलेगा, नोट्स में मिलेगा, चिंता की जरूरत नहीं है। अभी भरोसे से काट दो। हाँ, बहुत ही मन हो रहा है पढ़ने का तो पढ़ लो। अगर उसमें तुम्हें 4-5 कुछ अच्छे वर्ड्स मिल जाते हैं जो तुम अपनी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो तो कर लेना। पर एक बात समझने की कोशिश करना, हेडन्स रूल एक रूल है, मिस्चिफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन एक रूल होता है, ये हेडन्स रूल कहते हैं इसे। ध्यान से सुनना सब लोग। क्या सब सो गए हैं? बताओ जरा। नो नो नो, हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो एक हेडन्स रूल होता है। हेडन्स रूल मतलब क्या होता है? मिस्चिफ मतलब यहाँ पे बदमाशी, जो गलत रॉन्ग किया जाता है उसको ऐसा समझते हैं कि कोई बदमाशी करी गई। मिस्चिफ क्या थी? हेडन्स रूल का इंटरप्रिटेशन है ये। हेडन्स रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में हेडन्स रूल का मीनिंग कुछ इस तरह से बताया गया है कि मिस्चिफ क्या थी, मिस्चिफ, उस मिस्चिफ के लिए क्या रूल बना था या क्या लॉ बना था। अगर वो लॉ बनने के बाद भी मिस्चिफ कंटिन्यू हो रही है तो इसका मतलब हमें किसी नए लॉ या रूल की जरूरत है और तब एक नया एक्ट या रूल बनाया जाता है। ये कहता है हेडन्स रूल। तो क्या कहा गया है? व्हाट वाज द मिस्चिफ? ऐसे कई चीजें होती है जिनके लिए आज तक कोई लॉ नहीं बना और अब वो लॉ बनाया जा रहा है आगे आगे आने वाले टाइम के लिए। तो मतलब क्या मिस्चिफ थी, क्या गड़बड़ी या क्या बदमाशी हुई? अगर उसके लिए पास्ट में कोई लॉ था तो क्या वो लॉ पूरा पड़ रहा था? क्या वो लॉ अपने सही तरीके से एग्जीक्यूट हुआ? अगर हुआ तो बहुत खुशी की बात है, तो फिर मिस्चिफ नहीं होनी चाहिए। और अगर वो मिस्चिफ अभी भी कंटिन्यू की जा रही है तो फिर लॉ को और कसने की जरूरत है, लॉ को और स्ट्रिक्ट बनाने की जरूरत है। समझ में आया? ये था हेडन्स रूल के अकॉर्डिंग। ऐसे अलग अलग इंटरप्रिटेशन के प्रिंसिपल्स होते हैं। देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एक होता है प्राइमरी रूल, एक होता है मिस्चिफ रूल जिसके बारे में अभी अभी हमने बात करी, एक होता है रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, फिर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन और फिर होता है एजिस्डम जेनरिस। ये तो है प्राइमरी रूल्स। इन रूल्स को हम कल चालू करेंगे, आज मैं आपको खाली इनके प्रोनाउंसिएशन बता दूंगी। ठीक है, रूल्स को भी, इंटरप्रिटेशन के रूल्स को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है प्राइमरी रूल्स, एक है अदर रूल्स। प्राइमरी रूल कौन कौन सा है? सबसे पहला रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। क्या है? मेरे साथ साथ याद करेंगे। रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, जैसा कहा गया वैसा ही लिटरली समझ लिया गया। फिर होता है मिस्चिफ और हिडन्स रूल, जो अभी अभी हमने बात करी। मिस्चिफ क्या थी और उसका निवारण क्या था? निवारण अगर पूरा नहीं पड़ा तो हो सकता है लॉ को अमेंड करने की जरूरत पड़े। फिर होता है रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। रीजनेबली अगर ये शब्दों को इस्तेमाल करके कोई पैराग्राफ लिखा गया है तो हमें क्या कॉन्स्ट्रू करना चाहिए या क्या समझना चाहिए? तो फिर आता है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। फिर होता है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ये सब का मीनिंग मैं तुमको बताऊंगी। और फिर है एजिस्डम जेनरिस। क्या बोलोगे उसका प्रोनाउंसिएशन? एजिस्डम जेनरिस। घर में बैठे बैठे मेरे साथ साथ बोलो, भले ही तुम्हें आजू बाजू के लोग पागल करार दे दें,
कि एजुजडम जनरस पता नहीं किस भाषा में बात कर रहा है, पर कोई बात नहीं, बोलोगे मेरे साथ एजुजडम जनरस। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का नाम एक और उसको नाम दिया गया है जो यहाँ नहीं बाहर के लैंग्वेज से लिया गया है, उत रेस मैगिस वेलेट कॉम पेरेत। कैसे बोलोगे? उट नहीं बोलोगे, दैट इज उत, उत रेस मैगिस वेलेट कॉम पेरेत। पैरेट नहीं बोलोगे, PARET को पैरट नहीं बोलोगे, पैरट तोता हो जाएगा, पैरेट। कैसे बोलोगे? पैरेट। ठीक है, ऐसा ही बोलना है, उतरेस मैगिस वेले कॉम पेरेत, ऐसा बोलना है। बोलो मेरे साथ, उतरेस मैगिस वेले कॉम पेरेत, ऐसा ही बोलने की आदत डालनी है। मुझे प्रोनाउंसिएशन भी पूरा पक्का चाहिए। कहाँ गए सब लोग? घर वालों ने पागल करार दे दिया, क्या बोल रहा है पता नहीं, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मेरी आवाज तुम तक पहुंच नहीं होगी, तुम तो कान में हेडफोन लगा के बैठे होगे। पहला है प्राइमरी रूल लिटरल कंस्ट्रक्शन, फिर है मिस्चिफ रूल हिडन्स रूल जिसको कहा जाता है, फिर है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन जो है उतरेस मैगिस वेले कॉम पेरेत। ठीक है, कोशिश करो, आ जाएगा। लगे तो मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगी, सुन लेना एक दिन बैठ के। फिर है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ये तो इंग्लिश है। फिर है एजुजडम जेनरस, क्या बोलोगे? एजुजडम जेनरस। फिर आते हैं अदर रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो आपको यहाँ नीचे दिए गए हैं। क्या क्या शब्द हैं? एक्सप्रेसियो, एक्सप्रेसियो नहीं बोलोगे, एक्सप्रेसियो, एक्सप्रेसियो यूनिस एस्ट एक्सक्लूसियो ऑल्टरिस, ऐसा ही बोलना है। अब चाहे हंसो चाहे जो भी करो, पर उसका यही प्रोनाउंसिएशन है। यहाँ की लैंग्वेज नहीं है तो यहाँ के टी और आर को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कंटेम्प्रोनिया ऐसे कहा जाता है उसको। सपना को हंसी आ रही, घर वाले निकालेंगे आज बाहर। ठीक है, एक्सपोजिटियो, why didn't they wrote नहीं होगा, why didn't they write it in English है। इसका इंग्लिश में मीनिंग है नीचे, पर आपको पता होना चाहिए उसका स्पेनिश कंस्ट्रक्शन। est optima et fortissimia in lege, क्या बोलोगे? contemporana expositio est optima et fortissimia in lege। ठीक है, उसके बाद है नॉसेटर ए सॉसिस। अगला है नॉसेटर ए सॉसिस। नहीं हो रहा, मत बोलो, मत याद कर, कहीं बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रट लेना, खाली स्पेलिंग रट लेना। और उसके बाद है स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये है इसके डिविजन्स, जैसा आपको इनको प्रोनाउंस करना है। ठीक है, नहीं आ रहा है प्रोनाउंसिएशन, कोई बात नहीं, कोशिश करना। मैं एक बार आपको रिकॉर्ड करके भेज दूंगी ऐप में, कोशिश करना सुन सुन के बोलने की, आ जाएगा। ठीक है, नहीं हो रहा, आयुष ने सीधे बोल दिया, ये हो गया, नॉसेटर ए सॉसेस हो गया। वांट स्पेशल क्लास फॉर स्पीकिंग, नहीं, ये इसके लिए कोई स्पेशल क्लास नहीं चाहिए, खाली वो एक्सेंट पकड़ना पड़ता है, वो आ जाएगा। ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे कि जो इंटरप्रिटेशन के रूल्स हैं या जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, ये 9 के 9 को याद करके रखना, भले ही बोलना मत आए, लिख के याद कर लेना। ठीक है, भले ही बोलना मत आए पर लिख के याद कर लेना, सिर्फ हेडिंग। होता क्या है ये मैं कल बताऊंगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। आई होप मैंने आपकी पहली क्लास में आप इस सब्जेक्ट के साथ जस्टिस किया है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा पहली क्लास। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, अभी ऐसी कई सारी चीजें सीखनी है हमें। वर्ड्स, अच्छा, हाँ, तो ऐसे तो नई चीजें आएंगी, अभी तो बहुत सारी नई चीजें आएंगी, बहुत सारा नया कुछ सीखने मिलेगा और समझ में भी आएगा। अचानक से ऐसा होगा कि तुम्हारे वर्ड्स के कलेक्शन में, तुम्हारे वोकैबुलरी में एक से एकदम इजाफा हो जाएगा, वो होना भी चाहिए। ठीक है, चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई एम एंडिंग दिस सेशन नाउ। कल मिलेंगे वापस से कंपनी लॉ के साथ और JIGL के साथ, और एक और सरप्राइज भी है, वो भी आप लोगों को मिलेगा। ठीक है,
थैंक यू, हैव अ गुड डे, यू टू हैव अ गुड डे, थैंक यू।